हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक आपने एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। यहाँ पर आपने देखा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर देखा है, पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख चुके हैं। आपको ये पता है कि क्वेश्चन पेपर का जो मेथड है वो किस प्रकार का है, कैसा पेपर का पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको काफी सारा आइडिया हो गया होगा क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। जैसे कि मैंने कल भी रिपीट की थी बात, मैंने कहा था आपने 23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, अब आप 22 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोनों में आपको देखना है सिमिलैरिटी क्या है। ठीक है, सिमिलैरिटी यानी कि क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हुए हैं, टॉपिक कौन कौन से रिपीट हुए हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे कौन से क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर आप एमसीक्यूज देख रहे थे, जिसमें सबसे पहले आपको बताया गया था कि मोनोहाइब्रिड का जो जीनोटाइप रेशियो है वो कौन सा है, वो आपको बताना था। अब इस टॉपिक से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले आपने टर्म समझे हैं, जो जेनेटिक के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो आपने समझे हैं। मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, कैरेक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, सारी चीजों को आपने यहाँ पर समझा था, जिसमें आपने मेंडल का फर्स्ट लॉ भी कवर कर लिया है इसी क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आया है, मेंडल के फर्स्ट लॉ से आया है। अब मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं आपने ये भी जाना, साथ में आपने ये भी जाना कि मेंडल के लॉ का जो रेशियो है वो दो प्रकार के अलग अलग रेशियो आते हैं, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें यहाँ पर देखी। आपने कहा कि जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो 1:2:1 आता है, और अगर फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो 3:1 यहाँ पर आता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हम हर एक ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। जैसे कि अगर आप पहले ऑप्शन की बात करें, आपने कहा ये जो ऑप्शन था ये क्या था आपका, फिनोटिपिक रेशियो, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, सेकेंड आंसर आपका क्या था, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो है। अब अगर आप फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्थ रेशियो है 1:3 जैसी चीज हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी है। ठीक है, बात करें अगर थर्ड ऑप्शन की, जहां पर 9:3:3:1 आया है, ये रेशियो आपने पढ़ा था जब आप मेंडल्स के लॉ डिस्कस कर रहे थे। कहाँ पढ़ा था, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है आपको बताया गया कि जब दो कैरेक्टर को लेकर के आप प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं वो है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस, और उसका जो रेशियो है वो 9:3:3:1 है। कौन सा है, जीनोटाइप है या फिनोटाइप है, आपने कहा फिनोटाइप रेशियो है। जीनोटाइप रेशियो आप देखेंगे बहुत लंबा होता है, तो आपको डाईहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो नहीं पूछा जाता है, जीनोटाइपिक रेशियो आपको नहीं याद करना है। आपको सिर्फ ये रेशियो याद करना है कि किसका रेशियो है, आपने कहा डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। ठीक है, जब आप यहाँ पर जो आपके मेंडल का तीसरा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जब आप पढ़ रहे थे, तब आपने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस का। अगर आपसे पूछा जाए क्या क्या कैरेक्टर आपने लिए थे, तो किसे याद है, आपने कहा था आपने सीड का शेप देखा था। ठीक है, कि कैसा है, आपने कहा राउंड है, आपने कहा रिंकल्ड है। ठीक है, फिर आपने क्या किया था, सीड का कलर आपने देखा था, आपने कहा येलो है, और आपने कहा था ग्रीन है। ठीक है, दो कैरेक्टर हैं और 4 ट्रेट आपके पास आ गए हैं। ये थे आपके डाईहाइब्रिड क्रॉस के कैरेक्टर। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अगला प्रश्न आपसे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा गया था। तो एंजियोस्पर्म में होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये इमेज आपको दिखाई गई थी, यहाँ पे पहला फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे हुआ, पहला निषेचन तो यहाँ पे हो गया है, और दूसरा निषेचन यहाँ पे हुआ है, जिसे आप डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आपका क्या बनता है, जो केंद्रक है, जो दो केंद्रक न्यूक्लियाई हैं उनके साथ क्या होता है, फ्यूजन होता है, और यहाँ पर क्रोमोसोम की जो स्थिति बनती है वो 3n बनती है। क्या स्थिति बनेगी, 3n बनेगी। यहाँ पर क्या बनेगी, 2n बनेगी, क्योंकि ये क्या था, n था। ये सेल, अगर सिर्फ इस सेल, पर्टिकुलर सेल की बात करें, एक्स सेल की, ये भी क्या थी, n थी। दोनों का फ्यूजन हुआ, 2n बना। अब यहाँ पर अगर आप इस सेल की बात करें, आपने का क्या था, n था, ये न्यूक्लियाई क्या है, n है, ये न्यूक्लियाई भी क्या है, n है, और ये जो मेल गैमेट है ये भी क्या है, n है। जब फ्यूजन हुआ तो आपके पास क्या है, 3n स्टेज यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है।
चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इन सीटू के बारे में कि इन सीटू इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, आपने ये पूछा था, आपका आंसर आया था नेशनल पार्क यहाँ पर इन सीटू नहीं है, इन सीटू संरक्षण यहाँ पर नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट आपने बात की थी यहाँ पर मॉलिक्यूलर सीजर की, यानी कि आणविक कैंची क्या होती है, आपने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यहाँ पे आणविक कैंची होती है। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आया था, अभी तक एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से क्या है, यहाँ तक एमसीक्यूज आपके पास है, यहाँ से आपके पास प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं। एक नंबर का प्रश्न आपके पास आया है, एक्स एक्स तथा एक्स वाई क्रोमोसोम को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने क्या बोला, एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम को आप क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि आपने क्या कहा, ये है एक्स एक्स, ये है एक्स वाई, ये है फीमेल, ये है मेल। क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण यानी कि आपने कहा कोई भी जो न्यू बॉर्न है, कोई भी जो नवजात है, वो गर्ल है या वो बॉय है, इसका निर्धारण कौन करेगा, ये क्रोमोसोम करेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल की। अब आपने बोला कि जो फीमेल के क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे हैं, एक्स एक्स हैं, ठीक है, समान है। और मेल में कैसे होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो कैसे करते हैं लिंग का निर्धारण, आपसे ये भी पूछा गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। क्लास 10 से आप इस क्वेश्चन को करते चले आ रहे हैं। कभी कभी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो रहा है। आपने क्या बोला कि यहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस हुआ। सबसे पहले क्या होगा, गैमीट बनेंगे, ये तो क्या है, गैमीट बनेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। आपने कहा ये क्रोमोसोम है, ठीक है, आपने कहा एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम है। जब ये गैमीट यहाँ पर बने तो आपने कहा कि हर एक जो क्रोमोसोम है, यानी कि एक एक्स यहाँ चला गया, एक एक्स यहाँ चला गया, ये एक्स यहाँ चला गया, ये वाई यहाँ चला गया है, गैमीट बन गए हैं। जब गैमीट बन गए हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। क्या है, हैप्लॉइड स्टेज आपके पास आई है, जिसे आप एन से लिखते हैं। एन का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब हमने क्या बोला था, यानी कि गुणसूत्रों की आधी संख्या। जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, जो टोटल आपके पास गुणसूत्र आए थे, उनकी आधी संख्या यहाँ पर हो गई है। हर एक गैमेट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा अब आपने कहा कि पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है। अब फीमेल जो है, फीमेल में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम ही है। ध्यान रखिए, आपको जब भी लिंग निर्धारण के लिए पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है। अगर हम फीमेल की बात करें, आपने कहा फीमेल में तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। अब कोई भी संतति यहाँ पर आती है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, फीमेल हमेशा ही क्या करेगी, एक्स क्रोमोसोम ही देती है दोनों को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, यानी कि चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, फीमेल हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम ही देगी क्योंकि उसके पास है ही एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब बात कहाँ पे आती है, जो मेल के क्रोमोसोम होते हैं उन पे बात आती है। अगर मेल ने अपना एक्स क्रोमोसोम, मेल का अगर एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज होता है, तो फीमेल होगी यानी कि गर्ल होगी। और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फ्यूज होता है तो यहाँ पर होगा बॉय। तो आपने क्या समझा कि ये जो क्रोमोसोम है जो कि लिंग के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, वो कौन है, मेल के क्रोमोसोम हम कह सकते हैं। ठीक है, मेल के क्रोमोसोम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, आपने कहा, आप देखिए, अब आप क्रॉस कर रहे हैं, आप देखेंगे कोई भी क्रॉस आप करेंगे, यहाँ पर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज हुआ और आपको क्या मिली यहाँ पे, गर्ल। ठीक है, फिर आपने कहा कि जो फीमेल का दूसरा एक्स क्रोमोसोम था उसने वाई क्रोमोसोम के साथ फ्यूज किया, क्या हुआ यहाँ पे, बॉय। ठीक है, फिर आपने कहा कि जो फीमेल का जो ये एक्स क्रोमोसोम था, इस एक्स क्रोमोसोम ने फिर से वाई के साथ फ्यूज किया। इसने जब वाई के साथ फ्यूज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉय हुआ। और जब इस एक्स के साथ फ्यूज किया तो क्या हुआ, यहाँ पे गर्ल हुई, एक्स एक्स। अब देखिए, अब आप क्रॉस करके देखिए आपको क्या दिख रहा है। आपने कहा फीमेल तो क्या कर रही है, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, फीमेल ने हमेशा अपने एक्स क्रोमोसोम ही दिया है। डिफरेंस कब आया, जब मेल ने एक्स क्रोमोसोम दिया तो गर्ल आपको दिखी, और जब मेल ने वाई क्रोमोसोम दिया तो आपको बॉय यहाँ पर दिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या कहा, इन क्रोमोसोम को आप किस नाम से जानते हैं, सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं।
चलिए, अब आपको करना क्या, देखिए आपको इतना लंबा आंसर आपको नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, आपने सिंपल से अपना आंसर देखे तो आपने सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नंबर में सिर्फ आपसे रीजन पूछा, सिर्फ नाम पूछा गया है कि क्या नाम आप इन्हें देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपके पास आएगा, हो सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्स एक्स तथा एक्स वाई क्रोमोसोम को आप सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, व्याख्या कीजिए आप क्यों कहते हैं, ठीक है, या रीजन दीजिए कि आप क्यों कहते हैं, तब आप ये रीजन देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लिंग का निर्धारण इन्हीं क्रोमोसोम के द्वारा हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। मॉर्फिन की रासायनिक संरचना का केवल आरेख खींचिए, ओनली ड्रॉ ओनली द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। आपको मॉर्फिन का केवल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाना था, एक बार देखिए मॉर्फिन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। चलिए, तो आपको करना क्या है, ड्रॉ करना है, जो भी आपको यहाँ पे रासायनिक संरचना बताई जाती है वो आपको ड्रॉ करनी है। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, उस पदार्थ का मानव स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होता है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे कहा गया है, व्हाट केमिकल सब्सटेंस कंटेन टोबैको, व्हाट साइड इफेक्ट डज दैट सब्सटेंस हैव ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आपको बताया गया है निकोटीन। तो जो तंबाकू में जो रासायनिक पदार्थ होता है उसे आप कहते हैं निकोटीन, ठीक है। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, tar, toxic chemicals such as benzene, arsenic, and formaldehyde. Nicotine is dangerous and highly addictive chemical. It can cause an increase in blood pressure, heart rate, flow of blood to heart, and narrowing the arteries, vessels that carry blood. Nicotine may also contribute to hardening of arteries walls, when in which is turn may lead to a heart attack. अब आपसे ये कहा गया कि जो तंबाकू है उसमें जो रासायनिक पदार्थ होता है वो होता है निकोटीन। क्या क्या लक्षण होते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले कहा गया है इट कैन कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सबसे पहले ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को, जो बीपी है उसे बढ़ाता है, ठीक है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा। दूसरा क्या करेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। अब जब बीपी बढ़ गया है तो हार्ट रेट तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो हार्ट रेट ऑब्वियसली वहां पर बढ़ेगा, और जब हार्ट रेट बढ़ा तो फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर क्या हुआ, जो हार्ट रेट है वो बढ़ा, ब्लड का फ्लो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हुआ, जो आर्टरीज होती है वो नैरो हो जाती हैं। जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाएंगी तो क्या होगा, तभी तो प्रेशर बनेगा, क्योंकि जब आर्टरीज सिकुड़ेंगी तो ब्लड का प्रेशर वहां पर बनने लगता है, ठीक है। इसके अलावा होता क्या है, यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो आर्टरीज की जो वॉल होती है उसे हार्ड कर देती हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पर हार्ट अटैक को कॉज करता है। तो समझा आपने कि तंबाकू में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को यहाँ पर करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया है किस प्रकार के विषाणु के कारण एड्स होता है। एड्स का रीजन आपको पूछा गया, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि क्वेश्चन ही आपको एक आपका आंसर तैयार करके दे रहा है। आपसे ये पूछा जाता है कि एड्स किसके कारण होता है, आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के विषाणु के कारण एड्स होता है, यानी कि आपको ये बता दिया गया है कि जो एड्स हो रहा है वो एक वायरस की वजह से हो रहा है, एक वायरस के कारण हो रहा है, ठीक है। तो आपको उस वायरस का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन है इसकी आनुवांशिक सामग्री का नाम लिखिए, यानी कि राइट द नेम ऑफ इट्स जेनेटिक मटेरियल।
आपको ये बताना है कि एड्स किस वायरस के कारण होता है और उसके जेनेटिक मटेरियल का क्या नाम है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा है HIV और ह्यूमन immunodeficiency virus is a retrovirus that was first found in 1983। ठीक है, HIV और जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज अ रेट्रोवायरस, एक रेट्रोवायरस है जिसे सबसे पहले 1983 में क्या किया गया, खोजा गया। द वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स। तो यही जो वायरस है जिसको आप रेट्रो वायरस कह रहे हैं, यही एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है, आपने कहा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि ये जो सिंड्रोम है, ये जो आपको सिंड्रोम दिखाई दे रहा है, ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। ठीक है, और आपको इम्यून सिस्टम ही अगर आपका डैमेज हो जाता है तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेर सकती हैं। ठीक है, आपको यानी किसी व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने देखा वॉन्स within the body, the HIV infects cells of the immune system that form the body's defense system and makes them unable to fight off infections। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि अगर एक बार ये जो वायरस है वो क्या कर देता है, वो सेल को डैमेज कर देता है, किसी एक सेल को उसने क्या किया, डैमेज किया, या किसी एक सेल को इन्फेक्ट कर दिया है, ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम पे सबसे पहले क्या करेगा, हमला करेगा, और हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जब तक किसी व्यक्ति को ये पता चले कि उसे एड्स है, उससे पहले उसे बहुत सारी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। क्योंकि जो नॉर्मल सा एक फीवर होता है उससे भी आपका इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पा रहा है। तो इसके अलावा सबसे पहले बात यह है कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है, रोग प्रतिरोधक जो आपकी क्षमता है उसकी बात हो रही है। तो इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, तो सिस्टम किन्हीं अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना होगा, कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ये भी आपको यहाँ पर जानना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है HIV इज अ retrovirus which means it carries single stranded RNA as its genetic material rather than the double stranded DNA human cells carry। अब जो रेट्रोवायरस है इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है आरएनए। आपने जब पढ़ा होगा जेनेटिक मटेरियल के बारे में, तो आपने कहा कि जेनेटिक मटेरियल जनरली क्या कौन सा होता है, डीएनए होता है। ठीक है, मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल है वो आप डीएनए को पढ़ते हैं, लेकिन आपने एक लाइन क्या पढ़ी थी कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनता है। ठीक है, लेकिन इन रेट्रोवायरस में क्या था, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, तो इनमें होता क्या है, आरएनए से डीएनए बनेगा। यानी कि ये क्या करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल की। इन्होंने एक सेल को इन्फेक्ट किया, ठीक है, सेल के अंदर जब गए तो ये आरएनए से डीएनए बनाएंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे, और इसी प्रकार से ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में फैल जाते हैं। तो क्लियर है आंसर कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स किस वायरस की कमी से, किस वायरस के कारण होता है। ठीक है, उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार आंसर देखिए और अपने आंसर को नोट कीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, विश्व के पर्यावरण विदों द्वारा कुछ क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्यों घोषित किया गया है। भारत के किन्हीं जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नाम लिखिए, यानी कि व्हाई सर्टेन रीजन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बाय इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेम एनी टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजंस। देखिए थ्योरेटिकल है या कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आईयूसीएन के अनुसार 2000 तक पौधों और जंतुओं की कितनी प्रजातियों का वर्णन किया गया है। रॉबर्ट मे ने वैश्विक जातीय विविधता को वैज्ञानिक रूप से कितना अंकलित किया है, यानी कि अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल 2004। How much has Robert May scientifically assessed global species diversity?
ये भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जिसमें आपको 2 खंड दिए गए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है आप्रवासन यानी कि इमिग्रेशन और उत्प्रवासन यानी कि इमाइग्रेशन, दोनों में डिफरेंस आपको देखना है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखिए और आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है स्तनपान अनार्थ लैक्टेशन एमेनोरिया क्या है, व्हाट इज लैक्टेशन एमेनोरिया। ठीक है, क्या होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, पढ़ लेते हैं एक बार। आपने कहा लैक्टेशनल एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन इन लैक्टेटिंग मदर्स। यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी जो फीमेल होती है, जब पार्चुलेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, यानी कि जब उनकी डिलीवरी होती है, तो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस वहाँ पर नहीं होती है। तो क्या कहते हैं उसे, आपने कहा लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इट इज द पीरियड ऑफ अ टेम्परेरी इनफर्टिलिटी और postpartum infertility. During the period of complete breastfeeding, the chance of conceiving are almost negligible. अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी क्या होता है पार्चुलेशन की प्रोसेस हुई, तो जो भी लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं और जो उनका लैक्टेशनल पीरियड होता है, वहां पर कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है कि वहां पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इस पीरियड में क्या होगा, इस पीरियड में कंसीव नहीं हो पाता। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होता तो क्या होता वहां पर, अगर वहां पर फ्यूजन नहीं हुआ है तो आपको मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो इसीलिए आपको क्या है, मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कंसीव होने के जो चांसेस है वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है आपसे, इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि दही की थोड़ी सी मात्रा ताजा दूध को दही बनने में कैसे मदद करती है, दही की पोषण संबंधी गुणवत्ता का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये कहा गया है कि अगर आपने दही की जो थोड़ी सी मात्रा है आपने दूध में ऐड की, तो वो क्या दही बन जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और दही की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी है। तो इतना आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, दूध से दही क्यों बनती है, क्योंकि एक बैक्टीरिया के कारण बनती है। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का, ये आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लेके आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज विड्रॉल सिंड्रोम, राइट एनी 2 सिम्टम्स ऑफ दिस। आपको विड्रॉल सिंड्रोम के बारे में पढ़ करके आना है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ के आने हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 लक्षणों की बात की गई है, आप 2 से ज्यादा लक्षण पढ़ के आएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में भी आपसे 2 ही लक्षण पूछे जाएंगे। तो आपको करना है कि 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, वो आप घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।